आसमान से कह दो, आसमान से कह दो, अगर हमारी उड़ान देखनी है तो अपना कद थोड़ा और ऊंचा कर ले। नमस्कार, केवी स्टूडियो में एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आपको एक ऐसे बेगूसराय के होनहार युवा से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने शिक्षा के जगत में काफ़ी नाम कमाया है। इन्होंने ऐसे ऐसे छात्र को शिक्षा दिया है, उन्हें प्रेरणा देकर तैयार किया है, जिन्होंने नवोदय विद्यालय की एंट्रेंस परीक्षा में परचम लहराया है और नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत हैं। इन्हें युवा शिक्षक सम्मान पुरस्कार भी मिला है और अभी वर्तमान में ये सेंट पॉल स्कूल वनद्वार के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे ज़िले के युवा शिक्षक और युवा समाज सेवी भी इन्हें कह सकते हैं, रक्तदान वगैरह भी करते रहते हैं। तो आइए मिलते हैं आयुष आनंद जी से। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार गौरव जी, आपका भी केवी स्टूडियो की तरफ से हमें आमंत्रण करने के लिए आपको हार्दिक दिल से धन्यवाद है। और जब मैंने केवी स्टूडियो के बारे में सुना था तो रोशन सर ने मुझे आमंत्रण करने के लिए मौका दिया, इसके लिए उन्हें भी अपने दिलों से धन्यवाद देता हूँ। आप तो ऐसे युवा शिक्षक के रूप में बेगूसराय में काफ़ी मशहूर हैं, फिर भी मैं चाहूँगा यहाँ से कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद सर, मेरा नाम आयुष आनंद है और मेरे पिताजी एक किसान है। मेरे पिता का नाम श्री बालमुकुंद प्रसाद सिंह है और मेरे माता का नाम सुनीता देवी है, जो कि अभी एक स्कूल की फाउंडर है और उनके नाम से एक ट्रस्ट भी चलता है, जिस ट्रस्ट का नाम सुनीता देवी एजुकेशनल ट्रस्ट है। मेरा सबसे पहले इस स्टूडियो में आने से पहले मुझे ये बहुत खुशी हुई कि मैं इस स्टूडियो में आ रहा हूँ। धन्यवाद सर, मेरा इंट्रोडक्शन ये है। अच्छा, आपने कहा कि आपकी माता का एक एजुकेशन ट्रस्ट भी है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने माता जी के नाम से जो एजुकेशन ट्रस्ट चलता है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे माता जी का नाम से एक एजुकेशनल ट्रस्ट चलता है, वो BA ग्रेजुएट है। और जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरी मौसी का देहांत हो गया था। तो मेरी मौसी का एक छोटा सा बच्चा था जो कि मेरी माँ पालती थी और मेरी माँ, मैं जब अपनी बच्चों के दुख को देखा था तो मुझे प्रेरणा मिला अपनी माँ से कि मैं अपनी माँ के द्वारा एक ट्रस्ट चलाऊं। तो मैंने उस ट्रस्ट का प्रारंभ 2015 में किया था, जो कि उस ट्रस्ट में गरीब अनाथ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है उन्हें भी उनमें सहयोग किया जाता है और 0 से लेकर 12 तक उस बच्चे को मुफ्त में पढ़ाया जाता है। अच्छा, सभी बच्चों की उनकी संख्या कितनी होती होगी? सर, हर साल 20 बच्चों को हम लोग लेते हैं। अच्छा, इसका आधार क्या होगा, कैसे उस बच्चे को आप चयन करते हैं? सर, पहले तो जो बच्चे बिल्कुल ही अनाथ हैं तो उनको तो मुफ्त में लिया जाता है, उनका कोई भी आधार नहीं है। वो उन्हें ढूंढा जाता है स्कूल के शिक्षकों के द्वारा और उन्हें अपने स्कूल में दाखिला दे दिया जाता है। और 10 बच्चे जो ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और वो स्कॉलरशिप हैं, वो स्कॉलर बच्चे हैं, लेकिन किसी कारणवश से वो अपना शिक्षा छोड़ रहे हैं, बीच में ही छोड़ रहे हैं, तो उन्हें प्रेरित कर करके हम लोग स्कूल में उसका एंट्रेंस लिया जाता है और जितने बच्चे एंट्रेंस देते हैं उसमें से 10 बच्चों को हम लोग सिलेक्ट करके हर साल उन्हें। अच्छा, जैसा कि हमें यह जानकारी मिली है कि किशोरावस्था से ही जब आप 10-12 की पढ़ाई कर रहे थे, इसी दौरान आप छोटे बच्चों को, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे थे, जो आर्थिक रूप से विपन्न थे, वैसे बच्चों को आपने निःशुल्क शिक्षा देने का जो है कार्य आरंभ किया। तो यह प्रेरणा चूँकि देखा उस समय जो है बच्चा का जो उम्र होता है, युवावस्था किशोरावस्था के उस बीच का जो समय होता है, बच्चे में वो दायित्व का बोध नहीं होता, बच्चा अब सिर्फ अपने लिए जीता है। लेकिन उस उम्र में आपने उन गरीब बच्चों के बारे में सोचा, यह प्रेरणा कहाँ से मिला? सर, जब मैं 10वीं का कोचिंग, मैं CBSE स्कूल में पढ़ता था और 10वीं का कोचिंग जब मैं गांव में ढूंढता था तो एक भी कोचिंग नहीं थे। तो मैं बहुत दूर दूर जाता था, 6 किलोमीटर मैथ्स के टीचर्स से जाता था। रोशन सर नाम के एक रजौरा में टीचर थे, वहाँ हम लोग मैथ्स पढ़ने जाते थे। तो देखते थे कि हमारे गाँव की आर्थिक स्थिति, बहुत सारे किसान पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को एबल नहीं हो पाते थे कि हम लोग एक अच्छे स्कूल में भेजें, और कोई निजी विद्यालय नहीं थी और सरकारी विद्यालय में वैसा कुछ खास सुविधा नहीं बच्चे को एजुकेशन से रिलेटेड दी जाती है। तो मेरा जो आस पड़ोस के बच्चे आते थे वो कुछ पूछने आते थे, तो मैं सोचा क्या 1 घंटा इस बच्चे को अगर समय दूं तो मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ इस बच्चे का जीवन भी, भविष्य भी आगे बढ़ सकता है। तो उसी द्रव्यान एक बच्चे को मैंने 2-3 आवर्स उसके पीछे मेहनत किया और उस बच्चे का सिलेक्शन अगले साल ही नवोदय विद्यालय में हो गया था और वो हमारे ही गाँव के सरकारी विद्यालय में बच्चा अध्ययन कर रहा था। तो मुझे बहुत खुशी मिली और उस दिन से ही मैंने सोचा कि कम से कम 1-2 घंटे अपने गांव के कुछ गरीब बच्चों को बुलाकर अगर शिक्षा दूं तो बेहतर होगा। तो उसी समय हमारे पास 40-50 बच्चे 11th में जब मैंने
दाखिला लिया था, तो 40-50 बच्चों पर मैं। अच्छा, आप अपने भविष्य के बारे में बताएं, आप अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं? सर अभी हम अपने भविष्य में एक एफिलिएटेड स्कूल खोलना चाहते हैं, जिस स्कूल में गरीब बच्चों को पढ़ा सके, और जो वृद्ध जो अभी गांव देहात में जो सुनते हैं कि वृद्धाश्रम में डाल देते, उनके लिए कुछ एक वृद्धाश्रम का भी व्यवस्था करें, जिसमें वो लोग अपना जीवन यापन कर सकें। अच्छा, आपने यहाँ ये कहा जैसे कि आपके स्कूल भविष्य में आप अच्छा स्कूल खोलना चाहते हैं। हाँ। एक स्कूल आप चला भी रहे हैं, सेंट पॉल करके बंदवार में आपका एक संस्थान चल रहा है, निजी संस्थान। तो हमारे दर्शकों को, चूंकि 2015 में आपने उस विद्यालय को शुरू किया, तो अभी तक की उस विद्यालय की क्या उपलब्धि रही, आप हमारे दर्शकों को यहाँ से बताएं, और अपने विद्यालय की विशेषताओं को भी। सर 2015 में जब मैंने इस विद्यालय को खोला था, तो उसमें सिर्फ 4 बच्चे थे, और मैंने पूरे वर्ष शिक्षकों को नहीं रख पाया, क्योंकि 4 बच्चे जब स्कूल में कैसे उनको दे पाते हैं? हाँ, तो उनको हम पे नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे मैंने उन बच्चों को मोटिवेट किया और बेहतर करने की कोशिश की, और मैं खुद यानी 4 बच्चों से आपने जो है उस स्कूल शुरू कर। हाँ, और 3 मंथ के बाद ही हमारे स्कूल में 20 बच्चे आ गए थे, और आस पड़ोस के कुछ जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट थे, उन्होंने आकर के हमारा हेल्प किया, और जिसमें से एक गौरव कुमार नाम का भी लड़का है, जो मैं उसे 10th में क्लास दिया था, और उन्होंने हमारे स्कूल को राइज करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने बच्चों के बीच शिक्षा के बारे में समझाया, क्योंकि वो बिल्कुल ही सुदूर देहात है, उसमें कोई भी निजी विद्यालय पहले नहीं थी, तो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते थे। तो हम लोग जो कोचिंग चलाते थे, कुछ पैसे जो होता था, तो कुछ गरीब बच्चों को पहले यूनिफॉर्म देना शुरू किए। उसके बाद 10-20 बच्चे फ़ी भी देने वाले हमारे स्कूल में आ गए। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल का ग्रोथअप होना शुरू हो गया। अच्छा, आप निजी शिक्षण संस्थान से आपने शिक्षा भी ग्रहण की, CBSE के स्टूडेंट रहे आप, फिर बाद में आपने CBSE स्कूल खोला। जो आप सरकारी विद्यालय जो हमारे जो सरकार के द्वारा प्रायोजित है, और निजी शिक्षण संस्थान जो विभिन्न निजी व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है, इन दोनों विद्यालयों के बीच का क्या अंतर देखते हैं, क्या तुलना करेंगे इनमें? सर गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर एम्प्लॉयड होते ही हैं, और वो ज़्यादा शिक्षित होते हैं, ये पता है हमें, क्योंकि उनको इंट्रेंस दे करके ही गवर्नमेंट लेती है। लेकिन जब वो वहाँ पर कार्यरत हो जाते हैं, तो वो एक्टिव नहीं होते हैं। वो समझते हैं कि मुझे सरकार के द्वारा अगर मैं कितना भी मेहनत कर दूँगा, मुझे जो सैलरी है वो मिलेगा ही। और जैसा मैंने देखा है, आपके अपने विचार हैं? हाँ, जो मेरे अपना विचार है, मैंने गांव में जब देखा है, बहुत सारे शिक्षक स्कूल समय से नहीं जाते हैं, उनके स्कूल का कोई रूटीन नहीं होता है, और मुश्किल से बच्चा 2 से 1 घंटा स्कूल ही रहता है, और फिर बच्चे बाहर आ जाते हैं स्कूल से। उनमें कोई रूटीन फॉलो नहीं होती है स्कूल में, और असेंबली तो बच्चा कभी देखा ही नहीं होता है। और अभी जो शिक्षा व्यवस्था जो नया आई है, उसमें हम जो देख रहे हैं कि स्कूल में खिचड़ी का अभियान जो चलाया गया है, तो स्कूल में खिचड़ी के लिए ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है वो खिचड़ी की वजह से स्कूल जाते हैं। तो ये एक सरकार के द्वारा बच्चे को जुटाने की जो परंपरा, इसमें तो शिक्षा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ही शिक्षा नहीं है, कि बच्चे को जुटाने की जो परंपरा है, वहाँ तक तो सरकार सफल हो गई है। लेकिन अब सरकार को ये समझना चाहिए कि वही बच्चा कल के डेट में वो भविष्य होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक निजी विद्यालय के बच्चे ही बेहतर करते हैं। मेरे घर में बहुत सारे गांव में ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़कर बेहतर किया है, तो वहाँ की व्यवस्था को भी अच्छा रहना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं यहाँ से, चाहे शिक्षण संस्थान निजी हो या सरकारी, जो विद्यालय के गुणवत्ता है, बहुत सारे सरकारी विद्यालय भी ऐसे हैं जिनकी विधि व्यवस्था गुणवत्ता निजी शिक्षण संस्थानों से भी बहुत बेहतरीन है। हाँ सर, जैसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं, आपको मालूम भी होगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हाँ सर। और ये भी है कि उन विद्यालयों से पढ़कर निकले हुए बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने विद्यालय और गाँव का सम्मान बढ़ा चुके हैं। हाँ बिल्कुल सर। और किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे IAS जैसे प्रतिष्ठित परीक्षाएं भी हो, मेडिकल हो, IIT हो, इन तरह की परीक्षाएं भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कमतर नहीं हैं। जरूरत इस बात की है कि उन्हें भी मोटिवेट किया जाए और स्कूल की व्यवस्था को बदला जाए। हाँ सर। आपको नहीं लगता कि जो निजी शिक्षण संस्थान है उस तरह की सुविधाएं अगर सरकारी विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था से भी हो जाए, जैसे पाठ्यक्रम हो जाए, या एक जैसे असेंबली की बात आपने की, सरकारी विद्यालय में भी असेंबली होता है, होता क्या है कि उसको समय नहीं होता है सर, वो या उस ढंग से नहीं होता। हाँ सर। ऐसा नहीं है कि असेंबली नहीं होता, वहाँ भी प्रतिदिन राष्ट्रगान होता है, असेंबली होती है, राजगीत गाया जाता है, लेकिन उसका एक महत्व जो होना चाहिए, जिस तरह निजी विद्यालय में जो उस तरह से चुस्त दुरुस्त होती है, ऐसा नहीं होता। हाँ सर। और भी बात है सर, दूसरी बात यह है कि उन बच्चों को टेक्निकल जो शिक्षा होता है वो नहीं दिया जाता है। जैसे नई कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए। कंप्यूटर की शिक्षा बहुत आवश्यक है। जैसे बहुत सारे इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए स्कूल में, इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा थोड़ा सा, जैसे अंग्रेजी कंपलसरी होनी चाहिए। अभी आपने यहाँ कहा
अच्छा, आपको नहीं लगता कि आज भी हमारे बिहार में क्लास 10 तक के बच्चों को इंग्लिश अनकंपल्सरी है? हाँ सर। और कहीं ना कहीं इस वजह से वो इंग्लिश को उतना महत्व नहीं देते। हाँ सर। तो आप एक अच्छे अंग्रेजी के स्टूडेंट रहे हैं, इंग्लिश पे काफ़ी अच्छी पकड़ है आपको, तो हमें बताएं कि वह क्या कारण है कि आज के इस आधुनिक और वैज्ञानिक युग में भी बच्चे अंग्रेजी से मुंह मोड़ के भाग रहे हैं, डर रहे हैं, अंग्रेजी का डर है? सर इसका वजह है कि सरकार, क्योंकि अगर बच्चे बहुत सारे एक्टिव होते हैं, बिहार बोर्ड सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ के बहुत सारे बच्चों को अगर मैथ्स की तुलना की जाए तो कंपेयर अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चों से की जाए तो बहुत हाइयर होते हैं, चाहे वो बच्चे बिहार बोर्ड में ही क्यों ना हो, उनका कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाइयर होता है। लेकिन जहाँ तक कि इंग्लिश की बात की जाए तो बच्चे को सबसे पहले तो गवर्नमेंट कंपलसरी नहीं किया है, तो बच्चे यही समझते हैं कि मुझे 10th की एग्ज़ाम देनी है और बेस्ट अंक लानी है, इस वजह से बच्चे उसमें तो सबसे पहले 10th तक तो ध्यान नहीं देते हैं। और रही बात कि बच्चे को रुचि कैसे बनाना है, तो सबसे पहले देखिए कि बच्चे को रुचि तभी बनाया जाएगा जब वो बच्चे शुरुआत से किसी चीज़ को करेंगे। अभी जैसे मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया है तो मुझे भी इसमें रुचि थी, तब मैंने यहाँ आया है। तो बच्चों की बचपन से अगर उस चीज़ में रुचि दिया जाएगा तो बच्चे और भी बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा कहना कि कोई आसान तरीका, यहाँ जो भी आपको सुन पा रहे हैं, चाहे दर्शक हो, छात्र हो, युवा साथी हो, अंग्रेजी सीखने का कुछ आसान तरीका आपकी नज़र में? हाँ सर, सबसे पहले तो जैसे हम भी अभी 11th-12th के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं जो बिहार बोर्ड से आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जब स्टार्टिंग में आते हैं तो वो डरते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं कि सर आपने मुझे पढ़ने बता दिया। कभी कभी मैं बच्चों से बोर्ड पर बताता हूँ, बाबू ये बताओ क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे डरते हैं। लेकिन जब वही बच्चे 2 साल के बाद 12th का एग्ज़ाम देते हैं तो बेहतर हो जाते हैं, उसकी अपेक्षा वो बेहतर हो जाते हैं। वो कौन सा तरीका अपनाया जाए, जैसे वर्ड मीनिंग हो या व्यवहार में उस अंग्रेजी का वर्ड हो, कैसे? हाँ सर, सबसे पहले तो उसे व्यवहारिक रूप से अंग्रेजी की हिंदी के भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी की भाषाओं का भी बोलचाल कराना होगा। और दूसरा है कि बच्चों को अंग्रेजी के महत्ता को समझाना होगा। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर एंकरिंग जो होती है हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। हाँ, और बहुत सारे ट्रैफिक पे भी जाते हैं तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ रहता है। निश्चित रूप से अंग्रेजी जाननी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन का युग है और इंग्लिश जो है वर्ल्ड का विंडो है और कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है। और जैसे आप आधुनिक युग में जाइएगा तो बच्चे कंप्यूटर में इंग्लिश टाइपिंग जल्दी सीख जाते हैं। नई शिक्षा नीति ने भी इंग्लिश को सब्जेक्ट के रूप में कहा है। और जो कि भाषाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। बिल्कुल सर, हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है अंग्रेजी से। बिल्कुल। अच्छा, नई शिक्षा नीति जो आई है, हाँ सर, चूँकि आप युवा शिक्षक हैं, नई शिक्षा नीति को कैसे देखते हैं? सर नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें तो सबसे पहले हम सरकार की 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा नीति बनाई गई है वो हमें कहीं ना कहीं सही लगता है। लेकिन जो उसके बाद की जो शिक्षा नीति बनाई गई है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा। नई शिक्षा नीति में कहाँ आप किस चीज़ को लेकर आपके मन में उधेड़ बुन है? कि जैसे बच्चों को पहले बोर्ड किया जाता था, 10th में बोर्ड किया जाता था, तो अब नया शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा बताया जा रहा है कि वो 10th बोर्ड नहीं होकर के 11th बोर्ड हो जाएगा। नहीं, नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है कि वो 9, 10th, 11, 12 सबके जो परीक्षाएं जो हैं वो सेमेस्टर के रूप में होंगे। हाँ। ये कहीं ना कहीं इससे क्या फ़ायदा है कि इससे कि बच्चे जो है ना सेमेस्टर वाइज में बच्चे शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे। सर लेकिन अभी शिक्षा नीति की जो रूल आई है उसमें 9, 10th को सेमेस्टर वाइज किया गया है, 11th को बोर्ड किया गया है। जैसे हम लोग अभी मीटिंग अटेंड किए हैं तो उसमें ऐसा बताया गया है। हम लोग भी पहले कन्फ्यूजन में थे कि 9, 10 जो है हाफ सेमेस्टर किया जाएगा और बच्चे को जो अर्धवार्षिक एग्जाम पहले जो ली जाती थी उसी अनुसार बच्चे को फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में क्लियर किया जाएगा। जैसे ये तो एक अच्छी पहल है, इससे तो बच्चे पढ़ेंगे पढ़ाई। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बेहतर पहल है जिससे कि बच्चे हर सेमेस्टर की चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे जिससे वो एग्ज़ाम में बेहतर कर सके। लेकिन ये कब तक अगर ऐसा होता है, अगर नया शिक्षा नीति अभी लागू हो जाता है तो यहाँ 8 को भी बोर्ड करनी चाहिए जिससे कि बच्चे वहाँ जो बच्चे होंगे जो पिछले बच्चे जो सब्जेक्ट लिए हैं और वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और दूसरी बात, नया शिक्षा नीति में सबसे बेहतर चीज़ जो बेहतर दिखने को मिली है वो है बच्चे का सब्जेक्ट चॉइस। जैसे जब बच्चा 11th में डायरेक्ट कॉमर्स चॉइस करता था तो वो कभी अकाउंट का नाम नहीं सुनता था, वो 11th में डायरेक्ट सुनता था। लेकिन अब जो नया शिक्षा नीति आई है वो सुन है कि 9th से ही। अच्छा, ये सर बताइएगा हमें कि जो एक अच्छा शिक्षक होता है, हाँ, क्योंकि अच्छे शिक्षक होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षार्थी और शिक्षक ही शिक्षा का प्रसार करते हैं। हाँ सर। और समाज में वही ज्ञान समाज को जगाता भी है, राष्ट्र को बनाता भी है। हाँ सर। अगर यूँ कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य को अगर दुनिया जानती है, उनको एक सबसे चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जानती है, तो उसका देन चाणक्य है। हाँ सर। तो आपको नहीं लगता कि आज अच्छे शिक्षक की अहमियत
ठीक है, प्रासंगिकताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। तो पहले के शिक्षक और आज के शिक्षक, चूंकि आप शिक्षक हैं और युवा शिक्षक सम्मान भी आपको मिला हुआ है। हाँ सर। प्रतिभा देवी सिंह ने एक कार्यक्रम में आपको शिक्षक युवा शिक्षक के रूप में सम्मानित किया था। तो आपके नज़र में एक अच्छे शिक्षक की क्या पहचान हो सकती है? सर सबसे पहले तो जो पुराने शिक्षक होते थे वो आइडियोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देते थे, वो जो थे वो ज़्यादा ह्यूमनिस्ट हुआ करते थे। और आजकल के जो शिक्षक होते हैं वो फैशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। स्कूल जैसे बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं वो अपने गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चों की शैक्षणिक जो सत्र होनी चाहिए उसमें से वो पीरियोडिक सत्र ज़्यादा, जैसे शिक्षक दिवस को वो लोग आप एक पार्टी के रूप में मनाने लगते हैं, लेकिन उसमें महत्वता बच्चे को समझाना अति आवश्यक होना चाहिए। और आज के शिक्षक में सबसे ज़्यादा अनुशासन बच्चे के साथ साथ शिक्षकों में भी होना बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक की बात पहले शिक्षक की रही और आज के शिक्षक की रही, तो पहले जो था शिक्षकों के साथ हमारे समाज में भी सम्मान दिया जाता था, लेकिन आज के समाज में भी हमारे शिक्षकों को सही नजर से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम इस बात को काटते हैं कि हमारा समाज शिक्षकों का सम्मान नहीं करता। हाँ। आज भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो सच में समाज के लिए जीते हैं। हाँ। और वैसे शिक्षकों का सम्मान हमेशा से वंदनीय रहा है और हमारा समाज हमेशा उनको सर आंखों पे रखता है। हाँ सर। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षक में सभी शिक्षक की बात मैं नहीं कर रहा, सभी शिक्षक वंदनीय हैं, हमारे लिए सम्मान के हैं, लेकिन जो एक कहीं ना कहीं उनके प्रति नज़रिया था उसमें बदलाव आया है। हाँ सर। नहीं तो सर कुछ शिक्षक जैसे कुछ अपने शिक्षकों के द्वारा, मैं सारे शिक्षकों को तो ऐसा नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये बार बार हो रहा है कि शिक्षक जो है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ये पठन पाठन को व्यवसाय के रूप में ले लिया। हाँ ऐसा बताया जाता है। आजकल के एक न्यूज़पेपर में भी छपाया जाता है कि प्राइवेट स्कूल जो खोले जाते हैं उसमें बच्चों का शोषण किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फीस ली जाती है। अभी बात की सर कि आपने जो स्कूल जो खुलेगी, जो प्राइवेट स्कूल अभी तक जो अपने टीचरों को पेमेंट नहीं दे रही है, तो वो क्या करेंगे अभी? अच्छा, ये बात ने आपने कहा तो ये जो कोरोना वैश्विक महामारी है जिसमें सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले चाहे शिक्षक हो या जितने भी शिक्षक कर्मचारी हो, जो भी उससे जुड़े हुए हैं, सबका भरण पोषण सरकार कर रही है, उनको सैलरी मिल रहा है। लेकिन निजी शिक्षण संस्थान में काम करने वाले शिक्षक हो या अन्य दूसरे कर्मचारी हो, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षक स्कूलों ने जो फीस या उनका जो वेतन है वो देना छोड़ दिया है, जिससे उनका परिवार का कैसे भरण पोषण हो, कैसे उनका परिवार चले, रोजी रोटी कैसे, खाने पे भी लाला पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि चूंकि आप भी स्कूल चलाते हैं, तो वैसे जो आपके साथ शुरू से जुड़े हुए थे उनको उनका कैसे उनका परिवार चलना चाहिए, उनका रोजी रोटी चलना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सर जो खासकर तो हम सारे स्कूलों का बात तो नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ की जो बात है कि मार्च से ही कोरोना की वजह से हमारा स्कूल बंद है और सारे स्कूल बंद है जैसा सरकार के आदेशानुसार। लेकिन हम लोग अपने स्कूल में शिक्षकों से हर हमेशा वार्तालाप करते रहते हैं और गूगल मीटिंग पे हम लोग हर 15 दिन में मीटिंग भी करते रहते हैं। और जहाँ तक बन पाती है, हम लोग शिक्षकों को पूरा वेतन तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जो हो सक रहा है जितना हो सके कम से कम सारे शिक्षकों का भरण पोषण के लिए जो परिवार चल सके, कम से कम परिवार जो चल सके, क्योंकि वो आपके विद्यालय को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान। हाँ सर, बिल्कुल, आप उनको अपने साथ जोड़ के रखें। हाँ सर। तो हम लोग भरण पोषण के लिए जो हमारे यहाँ जो भी पेमेंट आता है उसमें हम लोग डिवाइड करके। अच्छा, आप आयुष जी, आप सामाजिक कार्यों में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि रही, खास करके रक्तदान, जो कि लोगों का जीवन दान देने वाला है। इस रक्तदान से कहा जाता है कि उससे बड़ा कोई दान नहीं होता। आपने अपने जीवन में बहुत बार रक्तदान किया है सर, तो उसके बारे में हमारे युवाओं को बताएं। सर सबसे पहले मैंने रक्तदान 2016 ईस्वी में किया था। मैंने एक बाइक एक्सीडेंट से अपने बगल में किसी पड़ोसी, बहुत गरीब थे वो, उन्हें मैंने बाइक से एक्सीडेंट होते हुए देखा और बताया जा रहा था कि वो अब नहीं बच पाएंगे। तो मैंने उन्हें सर्वप्रथम रक्तदान करने के लिए हमारे घर में आदेश नहीं दिया गया था कि आप रक्तदान नहीं कर सकते हो क्योंकि अभी आप युवा हो, और युवा रक्तदान करने के बाद वो कमज़ोर हो जाते हैं। जैसा ये मन में भ्रांतियाँ हैं सर। हाँ, ये सब मतलब लेडीज़ जो घर में हमारी माँ, हमारी पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसा बताए थे। लेकिन मैंने यूट्यूब पर देखा था कि रक्तदान करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो मुझे लगा कि हमें रक्तदान करना चाहिए और हमने बिना किसी से बताए हुए सदर अस्पताल गया और मैंने रक्तदान किया। वो आदमी अभी भी जिंदा है और जब भी मिलते हैं तो हमें बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा समाज के लिए बहुत नजीर है, बहुत बड़ा बात है सर। और वो हम जब भी उन्हें देखते हैं तो वो गले लगाते हैं। आपको अपने पर गर्व होता होगा कि इस व्यक्ति की जान मैंने रक्त देकर बचाई। हाँ सर, और मैंने उन्हें 2 बार रक्त दिया है। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि रक्तदान से बहुत सारे फायदे होते हैं। ये जो भ्रांतियां हैं, युवा में डर होता है या डर फैला जाता है कि रक्तदान करने से आप कमजोर हो जाएंगे, तो रक्तदान से ऐसा कुछ है कि
रक्तदान करने से ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसका लाभ क्या है रक्तदान करने के हाँ सर, जैसे हम लोग रक्तदान किए, अगर हमारे बॉडी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे मेरा ब्लड मीठा हो जाना और ब्लड में प्लेटलेट्स जैसे हीमोग्लोबिन, तो ये सब में जैसे बोला जाता है क्या चीनी शुगर का बीमारी हो जाना, तो ये सब क्या होता है कि ब्लड जब हम बार बार अपने बॉडी से ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर जैसे हमारा ब्लड में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हमें वहाँ तो सबसे पहले पता चल जाता है। और दूसरा क्या है कि ब्लड डोनेट करने से हमारे बॉडी में नया ब्लड बनता है। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी में अपने आप ब्लड बनना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बॉडी में एक लिमिट है, कितना ब्लड बनेगा, वो हम डोनेट करने के बाद कुछ दिन के बाद वो ब्लड बन जाएगा। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें की शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षकों के संदर्भ में, अभिभावकों के संदर्भ में, छात्रों के संबंध में। आज वर्तमान परिदृश्य में देखा जा रहा है कि छात्र अपने दायित्व से भाग रहे हैं, पढ़ना चाहिए उतना वो पढ़ नहीं रहे हैं। उनके जो माता पिता हैं सौ समय कहें कि उनके प्रति जितनी जवाबदेही उनकी होनी चाहिए वो करते हैं, लेकिन उतने पूरे 100% वो कहिए समर्पण की भावना के साथ नहीं कर पाते हैं, या लापरवाही या बेपरवाही देखी जाती है। और साथ ही साथ शिक्षक जो पढ़ाते तो हैं लेकिन पूरी जिम्मेदारी और पूरी निष्ठा के साथ जो उनका मूल उद्देश्य है कि राष्ट्र के लिए, समाज के हित के लिए एक हम निर्माण करें, उसके रूप में वो कर नहीं पाते हैं। तो आपको जो यहाँ से सुन पा रहे हैं, छात्र को भी, अभिभावक को भी, और जो शिक्षक के रूप में अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं उनको भी आप अपने विचारों से समझाएं। सर, मेरे विचार के अनुसार सबसे पहले अभिभावक जो अभी तत्काल की बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, तो मैं छात्रों को जब क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन तो क्लास लेते हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा बच्चों का हम दोष देना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे जब पेरेंट्स तो इलिटरेट होते हैं, हर सारे पेरेंट्स पढ़े हुए नहीं होते हैं। और अगर पेरेंट्स अगर बच्चों के सामने में बैठे हुए रहेंगे तो बच्चे का रोजी रोटी नहीं चलेगा, बच्चे किसी ना किसी अदर व्यवसाय पर डिपेंड होते हैं। घर परिवार भी चलाना चाहिए। हाँ, तो बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं वो अलग डिपेंड होते हैं, और बच्चे के पास पेरेंट्स का एक दबाव होता है कि मुझे बच्चे का किताब खरीदना है, स्कूल की ड्रेस देनी है, हमें स्कूल की फ़ी देनी है, तो पेरेंट्स हर तरह से नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स सिर्फ पैसा देके या किताब को भी का एक कॉलम पूरा करके अपना दायित्व से भाग नहीं सकते हैं। हाँ, नहीं उनका यह दायित्व ये भी बनता है कि वो अपने बच्चे का केयर करे थोड़ा सा। लेकिन जो इलिटरेट पेरेंट्स, और रही बात कि आपने कहा कि इलिटरेट यानी अनपढ़, तो हम मानते कि हमारे ज़माने में, पहले ज़माने में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अपने बच्चे को अपने साथ बैठाते थे। हाँ सर। तो जरूरी यह भी है कि वो पढ़ा लिखा है या ये नहीं, वो मायने नहीं रखता, वो अपने बच्चे को अपने साथ बैठाएं, उन्हें यह एहसास कराएं कि पढ़ाई उनके लिए कितनी जरूरी है। हाँ सर, तो हम सर जैसा हम अपने विचारधाराओं से बता रहे हैं कि इसमें से ज़्यादातर ग्रामीण जो इलाके के अभिभावक होते हैं वो अपने बच्चों को स्टोरी बताकर, पुराने स्टोरी बता करके, जो इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं वो तो समझाते हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर गेम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब सोशल मीडिया में ज़्यादातर बच्चे एक्टिव हो जाते हैं, जिस वजह से मैं तो ऐसा इमेजिन किया बहुत कैसे उनको हमारी शिक्षा के साथ, स्वाध्याय के साथ कैसे जोड़ा जाए। स्वाध्याय के साथ जोड़ने के लिए सर सबसे पहले तो हमारे अनुसार बच्चे को फ़ोन नहीं दिया जाए सबसे पहले, और अभिभावक ये समय बच्चे को भी समझना चाहिए। फिर आपने कहा ऑनलाइन शिक्षा, फिर स्मार्टफोन नहीं दिए जाएंगे तो फिर बच्चे कैसे ऑनलाइन शिक्षा? सर, स्मार्टफोन से ही ऑनलाइन शिक्षा नहीं होती है। अगर हम मौनी, हमारे घर में भी 3 बच्चे हैं और एक का क्लास हो रहा है और दूसरे का भी क्लास हो रहा है, तो क्या एक फ़ोन में दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन हर पेरेंट्स को संभव नहीं है कि अपने 2-2 फ़ोन खरीद के दे। जिसके घर में 3 बच्चा अगर होगा, एक ही क्लास में पढ़ रहा होगा, तो अपने बच्चे को 3 फ़ोन खरीद के नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन माध्यम अभी आया है सर, पूरा बच्चे का लाइफ। देखिए, हमारा आपसे ये कहना है कि अगर आपने जैसे कहा कि बच्चों को हम मानते हैं कि मोबाइल के बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हैं, हाँ लेकिन उसमें कुछ बहुत सारे जो है गुड इफेक्ट्स भी हैं। हाँ सर। और कहीं ना कहीं नज़रिया सही होना चाहिए हमारे पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी। हाँ सर। अच्छा, चूँकि युवा, आप एक सफल युवा हैं। हाँ सर। और एक समारोह में आपको सम्मानित किया गया था युवा शिक्षक के रूप में। हाँ सर। तो युवा यहाँ से जो आपको सुन रहे हैं, चूँकि हमारा भारत युवाओं का देश है, यस सर। और हम सब ही राष्ट्र के कर्णधार हैं। हाँ सर। हम युवा में शक्ति और ऊर्जा है, संभावनाएं हैं, तो कैसे राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका कैसे बनेगी, कैसे हमारा युवा राष्ट्र के हित में अपना कदम बढ़ाएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो ये चीज़ अभी के जो युवा छात्र हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि अभी जो नया शिक्षा नीति आई है, सबसे पहले किसकी आवश्यकताएं हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे 12th पास कर लेते हैं, उनके बाद उससे अच्छे अंक भी रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि हमें आगे क्या करना है। तो सबसे पहले उन्हें ये अपने से बड़ों से पूछना चाहिए कि हमें क्या है। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा वजह यही है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं कि दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप में जो कला है उस कला को निखारने का कोशिश कीजिए, तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी घटेगी। हम लोग सरकार को इसमें दोषी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, केबी स्टूडियो जो लगातार
जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ उसके कुछ दिन के बाद ही, यानी कहे कि फरवरी मार्च से ही हाँ सर। एक मंच दिया है यहाँ बेगूसराय कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के मुहिम में, जिसमें आप जैसे युवा शिक्षक या समाज सेवी या राजनीतिज्ञ या साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी या विभिन्न विधाओं में जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, उनका कुछ योगदान या वो कर रहे हैं, उन्हें उनके विचार को साझा रखने के लिए एक मंच देता है। तो केबी स्टूडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो हम केबी स्टूडियो में तमाम जो भी कार्यरत हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद देंगे। और केबी स्टूडियो की टीम के द्वारा हमने बहुत सारे वीडियो को मैंने यहाँ आने से पहले भी देखा है। चूँकि रोशन सर ने चूँकि एक चिकित्सक हैं, हाँ सर। एक चिकित्सक से सेवा से जुड़े होने के बावजूद भी उन्होंने इसका एक साकार रूप दिया। हाँ सर, तो वो जहाँ तक की बात रोशन सर की जाए, वो एक समाज सेवी हैं, और जब वो उनके यहाँ गरीब और हर तरह के जब आर्थिक रूप से जो मजबूर होगा वो भी वहाँ दिखाने के लिए जब पेशेंट पहुँचते होंगे। लेकिन मैंने जो केबी स्टूडियो की सबसे खासियत देखा है कि इसमें से बहुत सारे जो युवा किसी नेता लीडर हैं उन्हें भी वहाँ आमंत्रित किया जाता है कि वो कम उम्र में बेहतर कर रहे हैं। बहुत सारे जो सेक्शन जैसे हमारे पहले यहाँ पर सत्यम भारती भैया आए थे, उन्होंने JNU क्वालिफाई किया। तो यहाँ पर हर तरह के जो युवा हैं उन्हें एक मौका दिया जाता है अपने आप को प्रेषित करने का, और एक अवसर दिया जाता है जिनमें हमें भी यहाँ मौका दिया गया है अपने आप बीती को बताने का, और हम अपने आप में कैसे राइज किए इसे बताने का। इसके लिए हम केबी स्टूडियो को अपने दिल से धन्यवाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय दिया हमारे केबी स्टूडियो को, अपने विचार से हमें उद्बोधित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो अभी आपने बेगूसराय के युवा शिक्षक के विचार सुने। शिक्षक समाज का निर्माता होता है, यूँ आगे बढ़कर ये समाज की सेवा करते रहें। इस तरह के लोगों के विचार हमारे समाज को आलोकित करने वाला है। हम अपने YouTube चैनल स्टार ऑफ बेगूसराय पर आए दिन ऐसे लोगों के विचार सुनते रहेंगे। आप तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि आप हमारे इस मुहिम में अपने वैचारिक समर्थन दें। हमारे YouTube चैनल स्टार ऑफ बेगूसराय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ डॉक्टर रोशन कुमार के नाम से हमारा कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय का एक फेसबुक पेज भी है, उस पेज को भी आप फॉलो करें। और हमारा एक ग्रुप भी है कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, आप उसे भी लाइक करें, फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।